अब आगे, अर्जुन जब समायरा के घर पर पहुंचता है तो वहां करण की कार देखकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि समायरा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, इसीलिए करण यहाँ उसकी मदद करने यहाँ होगा। ये सब सोचकर वह अपनी कार से निकलता है और जल्दी से समायरा के घर के अंदर चला आता है। वह जब अंदर आता है तब उसे नीचे लिविंग एरिया में कोई नहीं दिखता है, इसीलिए वह ऊपर समायरा के कमरे की ओर जाने लगता है। वह जब सीढ़ियों पर चढ़ता है तब से ऊपर से समायरा की चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। समायरा की आवाज सुनकर अर्जुन चौंक जाता है। वह अपने आप से बोलता है, समायरा उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना। यही सोचकर वह जल्दी से ऊपर चढ़ता है और वह जैसे ही उसके कमरे के पास पहुंचता है तब उसे अंदर से करण की आवाज आती है। उस अर्जुन को हमने कैसा बेवकूफ बनाया है, उसे लगता है कि तुम उससे प्यार करती हो और मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ। इतना बोलकर वह हंसने लगता है। करण की बात सुनकर अर्जुन को तो सदमा ही लग जाता है। उसे विश्वास नहीं होता है कि उसने अभी जो सुना वह सब सच है। इसीलिए वह रूम का दरवाजा ना खोलकर पहले रूम के विंडो से देखता है और जब वह अंदर देखता है तब तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर समायरा और करण बिना कपड़ों के एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। उनके ऊपर सिर्फ एक चादर थी। उन दोनों को यूं एक साथ देखकर तो अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि जो उसने अभी देखा वह सब सच है। वह यही सब सोच रहा था कि तभी करण समायरा से बोलता है, तुम आज के बाद हमारे रोमांस के बीच उसका फोन मत उठाना, मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता है। डोंट वरी बेबी, आज के बाद मैं फिर कभी उसका फोन हमारे रोमांस के बीच नहीं उठाऊंगा। इतना बोलकर समायरा उससे किस करने लगती है। करण भी उसे पैशनेटली किस करने लगता है। अर्जुन का दिल ये सब देखकर इतने टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है जैसा किसी सिसा के गिरने पर उसके 1000 टुकड़ों हो जाता है। अर्जुन बिना कुछ भी कहे वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उससे वहां पर रखा फ्लावर पॉट गिर जाता है। लेकिन अर्जुन को तो जैसा कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता है, वह उसी तरह आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अंदर रूम में आवाज सुनकर करण और समायरा चौंक जाते हैं। समायरा करण से बोलती है, ये आवाज किस चीज के गिरने की है, कहीं कोई बाहर तो खड़ा नहीं है ना। उसकी बात सुनकर करण बोलता है, अरे बेबी तुम फिर इन फालतू की बकवास कर रही हो। अरे बाहर कोई बिल्ली होगी, उसने कुछ गिरा दिया होगा, और वैसे भी आज मुझे मत रोको क्योंकि आज मैं नहीं रुकने वाला हूँ। इतना बोलकर समायरा के कॉलरबोन पर किस करने लगता है। समायरा करण की बात सुनकर मान जाती है और वह फिर करण का साथ देने लगती है। कुछ ही देर के बाद उस रूम में समायरा की रिस्कियों की आवाज गूंजने लगती है। तो वहीं अर्जुन ऊपर से नीचे उतर कर आता है और वह अपने टूटे दिल के साथ घर से बाहर चला जाता है। इसी तरह 3 दिन बीत जाता है। इन 3 दिनों में अर्जुन अपने आप को अपने रूम में बंद कर लेता है। वह ना किसी से बात करता है और ना ही किसी से मिलता है। तो वही समायरा करण की बाहों में लेते हुए बोलती है, पिछले 3 दिनों से उस अर्जुन का नहीं कोई कॉल आया है और ना ही उसका कुछ पता चल रहा है कि आखिर वह कहाँ है। समायरा की बात सुनकर करण उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम उसके बारे में बार बार क्यों सोचती रहती हो। अच्छा है ना कि वह हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, जिसके कारण ही तो हम लोग रोज मिल पा रहे हैं। या फिर ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें उस अर्जुन से कहीं सचमुच का प्यार हो गया है। तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे उससे कोई प्यार नहीं हुआ है। मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ कि ताकि उससे हमारे बारे में कहीं पता तो नहीं चल गया है ना, समायरा बोली। तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें पता तो है ना अगर उस अर्जुन को हमारे बारे में पता चल गया तो फिर हमारा प्लान फेल हो जाएगा, करण ने बोला। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम एक बार उसे कॉल करके पता तो करो कि वह इस वक्त कहाँ पर है। समायरा बोली। हाँ 1 मिनट मैं कॉल करता हूँ, उसने इतना ही बोला था कि तभी उस रूम का दरवाजा नॉक होता है जिसमें करण और समायरा दोनों एक साथ थे। नॉक की आवाज सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। करण समायरा से पूछता है, इस वक्त कौन होगा, कहीं तुम्हारी मेड तो नहीं है ना। मुझे क्या पता, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, समायरा से धीरे से लेकिन गुस्से में बोली। अब ये तुम्हारा घर है तो तुम्ही से ही ना मैं पूछूंगा, करण ने जवाब दिया। रुको 1 मिनट मैं पूछती हूँ, इतना बोलकर वह पूछती है, कौन है बाहर। उसके पूछने पर बाहर से कोई आवाज नहीं आता है, बल्कि रूम का दरवाजा और तेजी से नॉक होने लगता है। बाहर से किसी को बोलता ना देखकर समायरा डरते हुए करण से बोलती है, कहीं बाहर चोर तो नहीं है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम एक काम करो, पहले अपने कपड़े पहनो। इतना बोलकर करण अपना सर उठाकर पहनाता है। तो वही समायरा भी अपने कपड़े उठाकर पहनने लगती है। जब दोनों अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं तब करण धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए वह एक फॉलोपोट उठा लेता है और वह जैसे ही दरवाजा खोलकर उस फॉलोपोट को मारने के लिए हवा में उठता है तो वह सामने खड़े इंसान को देखकर चौंक जाता है। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। जब अंदर समायरा करण को इस तरह खड़ा देखती है तो वह पूछती है, क्या हुआ करण, बाहर कौन खड़ा है।
इतना बोलकर वह जैसे ही बाहर देखने आती है तो वह भी सामने खड़े इंसान को देखकर चौंक जाती है और उसके मुंह से लड़खड़ाते हुए आवाज निकलती है, अर्जुन तुम यहाँ पर। हाँ मैं यहाँ पर, और तुम दोनों मुझे देखकर इतना चौंक क्यों रहे हो, जैसे कि तुम्हारी कोई चोरी पकड़ा गई हो, अर्जुन ने पूछा। अर्जुन की बात सुनकर दोनों के माथे पर पसीना आ जाता है। तभी करण बात को संभालते हुए बोलता, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और तुम पहले ये बताओ कि पिछले 3 दिनों से कहाँ पर थे। तुम्हें पता भी है हमें कितनी चिंता हो रही थी, और तो और समायरा ने तुम्हारी चिंता में अपनी तबीयत बहुत खराब कर ली, इसीलिए मैं इसे अभी देखने आया था, करण ने जवाब दिया। करण की बात सुनकर समायरा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अर्जुन से बोलती है, अर्जुन तुम्हें पता भी है मेरा यहाँ पर क्या हालत हो गई थी। इतना बोलकर अर्जुन के जाकर गले लग जाती है। उसके गले लगने पर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे अपने से दूर करके बोलता है, वह मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। अच्छा क्या, मुझे दिखाओ, समायरा बोली। उसके इतना बोलते ही अर्जुन एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ देता है। ये तमाचा इतना जोर का था कि समायरा सीधा नीचे जमीन पर जा गिरती है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर करण को झटका लगता है और वह आगे आकर अर्जुन से बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। उसके इतना बोलते ही अर्जुन उसके गाल पर भी एक तमाचा जड़ देता है और फिर उसके बाद एक एक करके उसके मुंह पर अपना मुक्का जड़ देता है। उसके ऐसा करने से करण के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद समायरा की अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके बगल में करण खून से लथपथ पड़ा है। उसे इस हालत में देखकर समायरा अर्जुन से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या अर्जुन, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, बस इसलिए कि तुमने मुझे और करण को एक साथ देखा। तुम्हारी वजह से देखो करण की क्या हालत हो गई है। उसकी बात सुनकर अर्जुन हंसते हुए बोलता है, क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ जो मैं इतनी सी बात के लिए तुम दोनों की ऐसी हालत कर दूंगा। अर्जुन की बात सुनकर समायरा डर जाती है। वह अपने आप से बोलती है, कहीं अर्जुन को सब कुछ पता तो नहीं चल गया ना। ये ख्याल आते ही उसका पूरा बदन कांपने लगता है और वह लड़खड़ाते हुए आवाज में बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। समायरा की बात सुनकर अर्जुन बोलता है कि तभी करण की भी अपनी आंखें खोलता है। जब अर्जुन की नजर उस पे पड़ती है तो वह उसे टोंट मारते हुए बोलता है, नींद तो अच्छी आई ना मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि आज के बाद तुम दोनों को मैं कभी भी चैन की नींद नसीब नहीं होने दूंगा, समझे। अब बिना किसी बकवास के ये बताओ कि तुम दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। अर्जुन की बात सुनकर करण हंसते हुए बोलता है, इसका मतलब कि तुम्हें सब पता चल गया है। हाँ मुझे सब पता चल गया है, अब साफ साफ बताओ कि मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था जो तुमने ऐसा किया। नहीं तुमने नहीं, बल्कि मिस्टर मुकेश सिंघानिया ने मेरे पापा के साथ बुरा किया था। क्या मेरे पापा ने, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। मैं कोई बकवास नहीं बल्कि सच्चाई बता रहा हूँ। तेरे बाप ने मेरे पापा की कंपनी को सड़क पे लिया, हमारी हालत भीख मांगने जैसे हो गई थी। हमारा सब कुछ बिक गया, हमारी कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। तब जाकर समायरा के पापा आगे आकर हमारी मदद किए और तभी मैं और समायरा एक दूसरे से पहली बार मिले थे। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पापा का बदला तुम लोगों से लेकर रहूंगा। फिर मैंने एक प्लान बनाया जिसके अनुसार हम दोनों तुमसे कॉलेज में मिले। हमारा प्लान ये था कि तुम्हें समायरा अपने प्यार के जाल में फंसा ले और तुम उससे शादी कर लो, फिर समायरा तुमसे तुम्हारा सब कुछ अपने नाम करवा लेती और तब जाकर मैं तुम लोगों को सड़क पे लिया आता और तब मैं फिर तुम्हारी ये शक्ल देखना चाहता था। लेकिन अफसोस कि तुझे मेरे और समायरा के बारे में पता चल गया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुझे समायरा और मेरे बारे में पता कैसे चला। वह मैं बताता हूँ, जब 3 दिन पहले मैंने समायरा को कॉल किया था तब इसने बोला कि इसकी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं इसे देखने चला आया था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तब मुझे पता चला कि इसकी तबीयत नहीं बल्कि इसकी शुरुआत से नीयत खराब थी। और एक बात, मेरे डैड ने तो सिर्फ तुम लोगों की कंपनी बर्बाद की थी ना, लेकिन मैं तुम सब की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, याद रखना। इतना बोलकर अर्जुन वहां से चला जाता है। प्रेजेंट, मैंने उस वक्त बोल तो दिया था कि मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा, लेकिन वहां से निकलने के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया था और इसीलिए मैंने अपने आप को पूरी दुनिया से मुंह मोड़ लिया और पूरे 1 साल तक किसी से बात तक नहीं किया और अपनी पूरी मेहनत से मैं अपने आप को इस मौकम तक पहुंचा दिया जहां से मैं उस करण को बर्बाद कर सकता था। और मैंने किया भी ऐसा ही, उस करण की कंपनी के साथ साथ उसका भी इंडिया से नामो निशान मिटा दिया, जिसके कारण उसे इंडिया से भागना पड़ा। मुझे लगा था कि वह अब फिर कभी भी इंडिया नहीं आएगा, लेकिन वह यूरोप जाकर समायरा से शादी कर लिया और फिर उसके डैड ने करण को अपनी कंपनी का सीईओ बना दिया, जिसके बाद उस करण ने 3 साल में अपने आप को यूरोप का बिजनेस किंग बना लिया।
और फिर तुम्हें तो पता ही है उसके बाद, लेकिन वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वह मुझे कभी नहीं हरा सकता है और यह बात वह भी अच्छे से जानता है, इसीलिए उसने तुम्हारा यूज करना चाहा। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि उसके जाकर गले लग जाती है और उसी तरह बोलती है, आपने अकेले कितना कुछ सहा है, आपको जिस वक्त आपको किसी की सहारे की जरूरत थी उस वक्त आपने अपने आप को इस काबिल बनाया कि आपको जिसने धोखा दिया उसे आपने सबक सिखाया। और एक मैं थी जो अपने आप को एकदम बेजान और हारा हुआ महसूस कर रही थी। अगर उस वक्त आपने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। मैं सच में लकी हूँ कि मुझे आप मिले हो। अरे तुम ये क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी उतना ही लकी हूँ जितना कि तुम, क्योंकि मैंने भी उस दिन के बाद प्यार पर से भरोसा टूट गया था। मुझे लगा था कि हर लड़की एक जैसे होती है, लेकिन जब मैंने तुम्हें देख तो पता चला कि शायद मेरी किस्मत की खराब थी जो मुझे समायरा जैसी लड़की मिली थी। इतना बोलकर अर्जुन सृष्टि को अपने से अलग करता है और फिर बोलता है, और एक बात, तुम फिर कभी भी अपने मुंह से मरने की बात नहीं निकलोगी, समझी? हाँ, मैं आज के बाद फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी और मैं आपका साथ दूंगी उस करण से बदला लेने में। हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले अब हमें चलकर सो जाना चाहिए क्योंकि रात बहुत हो गई है, अर्जुन ने कहा। उसकी बात सुनकर सृष्टि अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और उसके बाद वह दोनों सोने चले जाते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। इन बीते हुए हफ्तों में सृष्टि और अर्जुन के बीच की नजदियां बढ़ने लगती है, तो वहीं करण इस बीच में अपना सारा सेटअप इंडिया में कर लेता है और फिर अर्जुन के खिलाफ प्लान बनाने लगता है। तो वहीं जब से राहुल को पता चला था कि सृष्टि ने मॉल में उसकी माँ और अंजलि के साथ क्या किया है, तब से वह भी सृष्टि को सबक सिखाने का प्लान बनाने लगता है और उसके बारे में पता लगाने लगता है। तो वहीं अर्जुन और सृष्टि इन सब से अनजान अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक दिन ऑफिस में सृष्टि किसी काम से अर्जुन के केबिन में जाती है, लेकिन उसे अर्जुन वहां पर नहीं दिखता है, तो वह फाइल उसके टेबल पर रख देती है। लेकिन तभी उसे प्यास लगती है और जब वह पानी ढूंढती है तो उसे सोफे के पास वाले टेबल पर एक ग्लास में पानी दिखता है और वह उसे पानी समझकर पी जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वह पानी नहीं बल्कि पानी के जैसा दिखने वाला शराब था। अब शराब पीने के बाद सृष्टि के साथ क्या होगा, जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पार। अब आगे। एक दिन ऑफिस में सृष्टि किसी काम से अर्जुन के केबिन में जाती है, लेकिन उसे अर्जुन वहां पर नहीं दिखता है, तो वह फाइल उसके टेबल पर रख देती है। लेकिन तभी उसे प्यास लगती है और जब वह पानी ढूंढती है तो उसे सोफे के पास वाले टेबल पर एक बोतल दिखता है जिसमें पानी रखा हुआ था। पानी का बोतल देखकर वह उसे बगल में ही रखे ग्लास में धार कर पी जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह पानी नहीं बल्कि पानी के जैसा दिखने वाला शराब था। सृष्टि जब उसे पीती है तो तब उसे वह कहरवा लगता है और वह अपने आप से बोलती है, ये पानी इतना कहरवा क्यों लग रहा है। वह यही सब सोच रही थी कि तभी उस केबिन में का वॉशरूम का दरवाजा खुला है और उसमें से अर्जुन बाहर निकलता है। जब वह बाहर आता है तो सृष्टि को अपने केबिन में देखकर उसके पास जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ पर कुछ काम था क्या? अर्जुन के पूछने पर सृष्टि कोई जवाब नहीं देती है, वह बस उसी तरह वहीं खड़ी रहती है जैसे उसने अर्जुन की बात सुनाई दे ही ना हो। सृष्टि को कुछ ना बोलता देखकर अर्जुन उसके कंधे को पकड़कर हिलाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? अर्जुन के हिलाने पर सृष्टि जैसे अपने होश में आती है और वह अर्जुन को अपने पास देखकर चौंकते हुए बोलती है, आप यहाँ पर कब आए? जब मैं यहाँ पर आई तब तो आप यहाँ नहीं थे। हाँ, मैं वॉशरूम में था, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर कोई काम था क्या? अर्जुन ने पूछा। हाँ, वह एक फाइल पर आपके सिग्नेचर चाहिए, सृष्टि ने जवाब दिया। अच्छा, तो फाइल कहाँ है? वह आपके डेस्क पर। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन अपने डेस्क की ओर जाता है और वहां से फाइल लेकर उस पे सिग्नेचर करते हुए कुछ सोचकर बोलता है, सृष्टि आज तुम मेरे साथ बाहर डिनर पर चलोगी अगर आज का काम हो गया हो तो? अर्जुन ने ये तो पूछ लिया था, लेकिन वह मन ही मन मना रहा था कि सृष्टि जाने के लिए मान जाए। लेकिन सृष्टि को कोई जवाब न देता सुनकर वह पीछे मुड़कर सृष्टि से बोलता है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? उसने इतना ही बोला था कि तभी उसकी नजर सृष्टि पर पड़ती जो अपना सर पकड़कर खड़ी थी। उसको ऐसे देखकर अर्जुन घबरा जाता है और उसके हाथ से फाइल नीचे जमीन पर गिर जाती है। वह फिर जल्दी से भागते हुए जाकर सृष्टि को जाकर पकड़ते हुए पूछता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें हुआ क्या है? अर्जुन के पूछने पर सृष्टि अपने लड़खड़ाते हुए आवाज में बोलती है, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, बस मेरा सर घूम रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन ने इतना ही बोला था कि तभी उसे सृष्टि के मुंह से वाइन की स्मेल आती है। सृष्टि के मुंह से वाइन की स्मेल आता देखकर अर्जुन चौंक जाता है और वह अपने आप से बोलता है, क्या सृष्टि ने ड्रिंक की है? इतना सोचते ही वह सृष्टि से पूछता है, क्या तुमने ड्रिंक किया है?
अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि अपने कमर पर हाथ रखते हुए गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, क्या मैं आपको ऐसी लड़की नजर आती हूँ जो ड्रिंक करती है? आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? जाए, अब मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी। और आज से हम कटी, इतना बोलकर वह अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। सृष्टि की इस तरह की बातें सुनकर अर्जुन को यकीन हो जाता है कि सृष्टि ने गलती से ड्रिंक कर लिया है, पर उसे समझ में ये नहीं आ रहा था कि सृष्टि ने ड्रिंक कैसे कर लिया। यही सब सोचकर वह उससे प्यार से बोलता है, सृष्टि, मुझे पता है कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो जो ड्रिंक करती है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने अभी या कुछ देर पहले कुछ पिया था क्या? अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, अब आप आए ना। लाइन पर इतना बोलने के बाद वह सोचते हुए बोलती है, जब मैं आपके केबिन में आई थी तब मुझे प्यास लगी थी, तब मैंने आपके टेबल पर पानी का बोतल दिखाई दिया, तो मैंने उसे पी लिया, लेकिन तब से मुझे सब कुछ घूमता हुए नजर आ रहा है। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन चौंक जाता है। वह अपने ख्यालों में ही था कि तभी उसकी नजर सृष्टि पर पड़ती है, जो टेबल पर रखे बोतल को उठाती हुई बोलती है, मैंने ड्रिंक नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ ही पानी पिया था, लेकिन इस पानी का टेस्ट बहुत ही कड़वा था। बिल्कुल आपकी तरह। पता नहीं आप इसे कैसे पीते हैं, लेकिन कुछ भी कहो, इसे पीने के बाद मुझे झूमने का मन कर रहा है। इतना बोलकर सृष्टि उस वाइन की बोतल के ढक्कन खोलकर उसे अपने मुंह से लगाकर पीने लगती है। उसको ऐसा करते देखकर अर्जुन जल्दी से सृष्टि के हाथों से वाइन की बोतल लेते हुए बोलता है, सृष्टि, तुम ये क्या कर रही हो? इसे मत पियो, ये पानी नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सृष्टि ने उस वाइन की आधी से भी ज्यादा बोतल खाली कर चुकी थी और अब वह ऊपर पूरी तरह से नशे में आ चुकी थी। सृष्टि की ऐसी हालत देखकर अर्जुन को इस वक्त अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है और वह अपने आप से बोलता है, तुझे क्या जरूरत थी इस वाइन की बोतल को ऐसे बाहर टेबल पर रख कर जाने की? ना तू इसे बाहर रख कर जाता और ना ही सृष्टि इसे पानी समझकर पीती। वह यही सब अपने आप से बोल रहा था कि तभी रोहित उसके केबिन का डोर नॉक करते हुए बोलता है, सर आप अंदर है। रोहित को अपने केबिन के बाहर देखकर अर्जुन घबरा जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं रोहित सृष्टि को ऐसे नशे में ना देख ले। वह यही सब सोच रहा था कि तभी सृष्टि बोल पड़ती है, यस कम इन। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन घबरा जाता है और वह जल्दी से सृष्टि के मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे चुप कराता है। उसके बाद वह जल्दी से रोहित से बोलता है, तुम अभी बाहर ही रुको। इतना बोलकर वह सृष्टि को लेकर अपने केबिन में बने बेडरूम में लेकर जाता है। अर्जुन का केबिन किसी 5 स्टार होटल के रूम जैसा था, जिसमें हर एक चीज थी जो एक कमरे में होती है। तो वहीं रोहित को सृष्टि की आवाज ठीक से सुनाई देती नहीं है। बेडरूम में आने के बाद अर्जुन सृष्टि को बेड पर बैठाते हुए उससे बोलता है, मैं जब तक वापस ना आ जाऊं तब तक तुम अच्छी बच्ची की तरह यहीं पर चुपचाप बैठी रहना और कोई शरारत मत करना, समझी? उसकी बात सुनकर सृष्टि अपना क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है, ठीक है, मैं अच्छी बच्ची की तरह यहाँ पर बैठी रहूंगी। सृष्टि की ऐसी हरकत देखकर अर्जुन को उस पर गुस्सा के साथ साथ प्यार भी आ रहा था, क्योंकि सृष्टि इस वक्त किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी, जिसे देखकर किसी का भी गुस्सा शांत हो जाता। उसकी ऐसी हरकत देखकर वह बोलता है, अब मुझ में तुम्हारी हरकतों के झेलने की हिम्मत नहीं बची है। इतना बोलकर वह उस रूम से बाहर आकर उस रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। पर उसे ये नहीं पता था कि ये तो बस अभी शुरुआत है, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है। उसके बाद वह अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है और फिर रोहित को बोलता है, कम इन। उसकी आवाज सुनकर रोहित गेट खोलकर अंदर आता है। अंदर आने के बाद रोहित बोलता है, वह सर ऑफिस का टाइम हो गया है, तो मैं ड्राइवर को बोलकर कार निकलवा लूं? नहीं, मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं आज ऑफिस में ही रुकने वाला हूं, इसीलिए तुम जाओ। जी सर। इतना बोलकर रोहित वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जब भी अर्जुन को कोई इंपॉर्टेंट काम रहता था तब वह अक्सर यही ऑफिस में ही रुक जाता है। उसके जाने के बाद अर्जुन को राहत मिलता है। फिर वह कुछ सोचने के बाद अपना फोन निकालता है और उसके बाद अमन को कॉल लगा देता है। उसके कॉल लगाने के बाद 3-4 रिंग करने पर ही अमन कॉल पिक कर लेता है और उसके बाद अमन बोलता है, अच्छा हुआ भाई कि आपने मुझे कॉल किया, वरना मैं अभी आपको ही कॉल करने वाला था। उसकी बात सुनकर अर्जुन पूछता, क्यों? वो इसलिए कि भाभी क्या अभी तक आपके ही केबिन है? क्योंकि वह बहुत टाइम पहले ही आपके पास गई थी आपके सिग्नेचर के लिए। हाँ, वह इस वक्त मेरे पास ही है और मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम आज अकेले ही घर चले जाना, क्योंकि आज मैं और सृष्टि घर नहीं आएंगे और सबको घर पर भी बता देना कि हम आज घर नहीं आएंगे, इसीलिए हमरा कोई वेट नहीं करे। पर क्यों, आप और भाभी कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले, अर्जुन ने बोला। कहीं आप और भाभी हनीमून पर तो नहीं जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप एक दिन के लिए नहीं बल्कि एक वीक के लिए जाए, इससे मेरे चाचा बनने के चांस ज्यादा होंगे।
इतना बोलकर अमन हंसने लगता है। उसकी बात सुनकर अर्जुन गुस्सा करते हुए बोलता है, तू क्या अपना मुंह बंद रखेगा या फिर मुझे तेरा मुंह हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आप तो एकदम सीरियस हो गए। ये कोई मजाक का वक्त नहीं, मैंने जो बोला वह ध्यान रखना, और घर पर सबको क्या बोलेगा उसके बारे में सोचो, और अगर तूने घर वालों को अपनी जैसी बकवास बात बताई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर अर्जुन कॉल कट कर देता। उसके फोन रखने के बाद अमन अपने आप से बोलता है, ये भाई हमेशा ही मुझे ऐसे ही किसी काम में फंसा देते हैं, अब फिर से कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा घर वालों के लिए। कॉल रखने के बाद अर्जुन जब बेडरूम का दरवाजा खोलता है तो सामने का नजारा देखकर चौंक जाता है। आखिर अर्जुन ने ऐसा क्या देख लिया कि वह चौंक जाता है? जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पर।